नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सत्ता की साझेदारी के रूप ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो सत्ता है उसकी साझेदारी के क्या क्या रूप हो सकते हैं, यानी सत्ता को, पावर को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, क्या कौन कौन से तरीके वो हो सकते हैं। ये वीडियो लंबी होने वाली है, साथ ही साथ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना कंफर्म ही होता है और ये टॉपिक आपके स्कूल टेक्स्ट के एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। काफी लंबे समय से लोगों की यह मान्यता थी, ये लोग मानते थे कि जो पावर्स है, यानी सरकार की जो सारी शक्तियां हैं, वो एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति को दे दो या व्यक्तियों का, कई लोगों का एक समूह हो, ग्रुप हो, उनको पावर दे दिए जानी चाहिए। लेकिन ये बदला है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है, विभिन्न समूहों और अनेक विचारों का सम्मान होता है, सब अपनी आवाज उठा सकते हैं। धीरे धीरे बदला, लोगों ने लोकतंत्र को चुनना पसंद किया। लोकतंत्र को लोगों ने इस वजह से चुनना पसंद किया क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन होता है, यानी हम लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं। अलग अलग जो समूह होते हैं उनके विचारों का सम्मान किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है और कोई भी समूह है अपनी आवाज उठा सकता है अगर उसको ऐसा फील हो रहा हो कि उसके साथ गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो वही चीज कि सत्ता जो साझेदारी है सत्ता की, उसके कई सारे रूप हो सकते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से होता है हमारा शुरू। पहला पॉइंट आता है हमारा, ये पहला पॉइंट है शासन के विभिन्न अंगों में शक्ति का बंटवारा। पहला आरोप आता है कि शासन का जो है उसके जो अंग हैं अलग अलग, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दो। कौन से वो अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में हमने 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसी बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है, न्यायपालिका देखती है कि कानून को सही तरीके से पालन हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ कमियां है तो कैसे सुधारी जा सकती है। इस तरीके का काम इनका होता है। इसमें हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्षैतिज वितरण का एग्जाम्पल दीजिए, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिख दीजिए, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। देखो, एग्जाम में पूछा जाए क्षैतिज वितरण क्या है, तो आप लिख देना क्षैतिज, जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और सरकार विभिन्न अंग, मतलब इनका एक ही अंग तो है, इनके अलग अलग पार्ट है, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो एक ही स्तर पर रहती हैं और एक ही स्तर पर रहकर अपने काम को करते हैं। हालांकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका कार्य अलग है, विधायिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका, लेकिन जो इनकी पावर्स है वो इक्वल है। विधायिका की भी इक्वल है, कार्यपालिका की भी इक्वल और न्यायपालिका की भी इक्वल है। ऐसे बंटवारे में सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। और ऐसे बंटवारे क्षैतिज वितरण से एक बात तो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जब सभी को पावर्स इक्वल दे दी गई है तो कोई भी जो दूसरा संस्थान है वो पावर का मिस यूज नहीं कर सकता और अपनी शक्तियों का बेतहाशा जितना मन कहे उतना यूज वो नहीं कर सकता। उसकी शक्तियों पर लिमिट लग जाती है। हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। वही चीज, हर जो अंग है वो दूसरे अंग जो अंग है उस पर अंकुश रखता है। एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसके ऊपर जो अगर उनको लगता है कि गलत कर रहे हैं तो वो आवाज भी उठाते हैं, उनको बताते भी कि आप गलत काम कर रहे हैं, इसको सुधारो। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है और इससे क्या होता है कि जो संस्थाएं होती हैं उनके बीच संतुलन बना रहता है, कोई भी बैलेंस खराब नहीं होता। क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन को आप पावर ज्यादा दे दोगे, एक संस्था को, तो बैलेंस बिगड़ सकता है कि एक इसको ज्यादा दे दिया गया तो नीचे आ गया, तो हो सकता है कि इसकी मनमानी ज्यादा चले। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते, तो एक बैलेंस सा बना रहता है जिससे हमारा जो कंट्री बहुत अच्छे से रन होता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे देखें, जो कि अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा प्रकार हम समझेंगे यहाँ पर।
पहला तो हमने क्षैतिज वितरण देखा। अब दूसरे प्रकार में हम सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, यानी दूसरे प्रकार में जो सरकार के जो विभिन्न स्तर होते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अभी विभिन्न स्तर क्या होते हैं इसको समझते हैं। संघ या केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार या फिर प्रांत सरकार, क्षेत्रीय सरकार। केंद्र सरकार जो होता है वो पूरे देश के लिए होता है, ये एक अलग स्तर हो गया। दूसरा स्तर राज्य सरकार या प्रांत सरकार, एक ही बात है, अलग अलग नाम दिए गए हैं बस। प्रांत स्तर का या फिर राज्य सरकार वो होता है जो एक स्टेट में रहता है, बस वो स्टेट तक का ही देखता है। ये जो संघ होता है पूरे देश के लिए कानून वगैरह बनाता है, पूरे देश के लिए काम करता है। लेकिन जो राज्य होता है अपने उस राज्य की जहां तक बाउंड्री है, जैसे दिल्ली की जहां तक बाउंड्री है तो इसके जो हेड होंगे वो दिल्ली के अंदर तक ही काम करेंगे, वहां से लेके रूल्स वगैरह बनाएंगे। क्षेत्रीय स्तर ये एक राज्य के अंदर का भी एक बहुत ही छोटा हो जाता है, जैसे कि एमसीडी होना और गांव में पंचायत का होना, ये क्षेत्रीय स्तर का होता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग स्तर है, इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है। स्तर का इस वजह से अलग है क्योंकि इनका स्तर, अगर पावर्स इन तीनों को एक जैसी ही दी गई होती तो इनका स्तर सेम होता। लेकिन क्या इनकी पावर्स एक स्तर की है? नहीं, ना इसके पास ज्यादा पावर्स है इसके एज कंपेयर टू इससे, इसके पास थोड़ी कम है और इसके पास इससे भी कम है। तो यानी सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो केंद्र, उससे कम प्रांत और सबसे कम क्षेत्रीय स्तर की जो सरकारें होती हैं, क्षेत्रीय स्तर का जो भी होता है। हर देश में ऐसा बंटवारा नहीं है, लेकिन हर देश में ऐसा बंटवारा किया गया है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। और जिस भी देश के अंदर ऐसा बंटवारा किया गया है, क्षेत्रीय वाला, संघ वाला, राज्य वाला, उसमें ये स्पष्ट संविधान होता, हमने पढ़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक होती है, नियम कानूनों की बुक होती है जो बताती है देश कैसा चलेगा। उसके अंदर ये बताया गया है कि कौन सा काम किसका है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि अगर नहीं बताया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, लोकल गवर्नमेंट का काम क्या है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि किसी काम को लेकर लड़ सकते हैं। कहते हैं ये काम तो मेरा नहीं था, ये काम तुम्हारा था, वो कैसा कहेगा कि ये काम तो तुमको करना चाहिए था, ये काम मेरा नहीं है। तो ऐसे में लड़ाई वगैरह हो सकती है। तो इस वजह से संविधान इस बात का स्पष्ट है कि कौन सा काम किसका है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, वही चीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है और इसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे ऊर्ध्वाधर वितरण बताइए तो आप यही एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऊर्ध्वाधर वितरण इसे कहा जाता है जहां पे पावर्स देख सकते हैं कि एक लेवल की नहीं है, जो कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि लोकल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि उसके पास, जैसे संघ इसे राज्य और इसे हमारा क्षेत्रीय सरकार, तो इनके पास हमें पावर्स का इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलता है, बंटवारा देखने को मिलता है। इसीलिए इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है क्योंकि पावर्स यहाँ पे सेम नहीं। अगर सारे एक ही लाइन पे होते, सबको पावर इतनी ही दी गई होती तो इसे क्षैतिज वितरण कहा जाता, पर ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जो कि हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा प्रकार होगा सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकता है। यानी जो सत्ता है, जो पावर है, वो आप भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के जो उनके ग्रुप होते हैं उनको भी आप दे सकते हो। जैसे कि कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में जिम्मेदारी दी जाए। कई देशों के कानून, संविधान में ऐसा कानून बना दिया गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो महिलाएं हैं या फिर जो कमजोर समुदाय हैं उस देश के अंदर, उनको आगे लाया जाए। ऐसे में इस वजह से उनको विधायिका प्रशासन में जिम्मेदारी दी गई ताकि वो लोग अपना काम करें, अपने लिए काम करें, अपना उस महिलाओं का समुदाय और जो कमजोर समुदाय है वो लोग आगे निकल कर आए देश के अंदर, वो भी अपना योगदान दे सकें। इस तरह की व्यवस्था विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है और ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी उनको मिल सके, ताकि लोग खुद का शासन से अलग ना समझने लगे। और ऐसा इस वजह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है
ताकि महिलाओं और कमजोर समुदाय को ऐसा ना लगने लगे कि उनके साथ तो सरकार बड़ा बेगानापन व्यवहार कर रही है, मतलब उनको देख ही नहीं रही है और उनको इग्नोर कर रही है, उनके लिए कोई काम वगैरह नहीं किया जा रहा। ऐसे में महिलाओं और कमजोर समुदाय को कुछ आरक्षण वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह दे दिया जाता है, ताकि उन लोगों को ऐसा फील ना हो कि वो लोग हमसे अलग है, बल्कि उनको देकर उनको आगे प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। आगे हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जी आप चौथा प्रकार सत्ता के बंटवारा का। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों और शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यानी अगर हमें सत्ता का बंटवारा करना है तो जो अलग अलग दबाव समूह होते हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, उनको भी हम देकर सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए चीजें समझिए। जैसे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव के अंदर जो कोई जीतता है वो शासन करता है। चुनाव के अंदर एक चीज होती है प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन होता है, हर कोई पार्टी जीतने की कोशिश करती है। इस प्रतिस्पर्धा से ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता एक व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तो ये रहता है कि आज जिसके पास शासन है कल उसके पास है, कल उसके पास है तो परसों उसके पास है। अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी, तो कोई कंपटीशन ना होने की वजह से बार बार ये शासन में आएगी और ये अपनी मनचाही तरीके से काम वगैरह करती रहेगी और इसको कोई रोके टोकेगा भी नहीं फिर, क्योंकि अकेली है। ऐसे में एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, तो ऐसा नहीं होता ये पार्टी जीती है तो पूरे साल, मतलब कई 100 सालों तक यही राज करेगी, नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब इस पार्टी का एंड होगा और कोई दूसरी नई पार्टी चुनकर आएगी। तो लंबे समय में ये देखा जाता है, यही इसमें बात किया गया कि अलग अलग विचारधारा के होंगे, सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती, मतलब चेंज होती रहती, यही नहीं कि यही हमेशा रहेगा। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है और कभी कभार तो हमें सामने देखने को ही मिल जाता है। वो कैसे सामने देखने को मिल जाता है, इसके लिए पहले आप ये देखिए। ABCD, ये ABC जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये इनकी विनिंग लाइन है, जो इसको क्रॉस कर देगा वही जीतेगा। और ऐसा नहीं है कि 2 ABC तीनों मिलकर क्रॉस, मतलब तीनों में से तीनों ही क्रॉस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई एक ही क्रॉस करेगा। तो हमारा मान लेते हैं A ने क्रॉस कर दिया तो ये भाई जीत गया और इसने गवर्नमेंट बना दी। लेकिन जो यहाँ पे इस बात यहाँ पे जो बताई गई एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि AB को मान लेते हैं पता है कि अगर चुनाव वो लड़ेंगे तो इस जो लाइन है जो उनको जीतने के लिए चाहिए वो नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में वो क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, A+B हो जाते हैं, ये लोग जुड़ जाते हैं और ये लोग जुड़ने की वजह से क्या होता है, जो इनकी लाइन है वो क्रॉस हो सकती है। तो ऐसे में यही इसमें बताया गया है कि अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, यानी अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। इससे क्या होता है कि इस ग्रुप की आइडियोलॉजी और इस ग्रुप की आइडियोलॉजी हमारे सामने निकल के आती है और ये लोग भी शासन करते हैं और ये लोग भी अपना अपना भला करते हैं, मतलब अपने जो पूरी सोसाइटी होती है उनका वेलफेयर करती है। अगला देखा जाए तो इसी से रिलेटेड है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसानों और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय कर देते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे व्यापारी का एक यूनियन बन जाता है, उद्योगपति का, किसानों का, और जो औद्योगिक मजदूर है जो इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर मजदूरी लेबर वगैरह का काम करते हैं, तो इनका यूनियन वगैरह बन जाता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई काम वगैरह करती है तो ये यूनियन लोग क्या करते हैं, मिलकर उनको कहते हैं कि आपने हमारे साथ बहुत ही गलत किया, ऐसा ना करो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो इनको भी एक तरीके से पावर्स मिल जाती हैं। जैसे सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर, 2 तरीके से। पहला तो गवर्नमेंट इनको बुलाती है कि देखो हम आपके लिए पॉलिसी वगैरह बनाने जा रहे, तो हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि भैया क्या किया जाना चाहिए, तो उसे सीधी भागीदारी कहा जाती है। दरअसल अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि गवर्नमेंट ने रूल वगैरह बना दिया और इन लोगों को लग रहा है खराब कि ये तो रूल हमारे लिए तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही गंदा रूल है। तो ऐसे में क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे कि आप रूल वापस करो, हम ऐसा चाहते हैं और आप ऐसा करो।
तो दो तरीके से, या तो सीधे और मान जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट पहले बुला लेगी, और दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताया दबाव बनाकर। ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं, तो ये समूह या तो दबाव बनाकर या तो सरकार इनको खुद इनवाइट करती है कि आ जाओ और आप लोग बताओ हमको क्या करना चाहिए। तो दो तरीके से ये लोग भी अपना सत्ता में भागीदारी दे देते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो अगर कभी डाउट वगैरह हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है, और आप कौन से इस जो हमने 3-4 फॉर्म बताए हैं, आपको कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों आपको अच्छा लगता है, ये भी आप कमेंट करके हम मुझे बता सकते हो। और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। और एक चीज और जाते जाते वो ये कि इसके अंदर ये जो पूरा टॉपिक करवाए इसके नोट्स बना लीजिए। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जरूर देखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।